अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट फिजिक्स के अंदर सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है, हम ये सीखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लें कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हम फर्स्ट लॉ पढ़ रहे थे और हमने एक इनर्शिया की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। मैं ज़रा जल्दी से उसको रिवाइज़ करूँगा ताकि आपके जहनों में फर्स्ट लॉ एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ हो जाए एंड देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, इनर्शिया स्टूडेंट प्रॉपर्टी थी एक मैटर की, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी जिसके तहत वो अपनी स्टेट को रेजिस्ट करे। आइदर इट इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इट इज़ अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर मेरी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है, वो अपनी स्टेट को रेजिस्ट करती है, अपनी स्टेट में रहने की कोशिश करती है। और एक बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहने की कोशिश करती है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया और ये हर बॉडी के अंदर होती है, दैट हैज़ सम मास। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया में कहता था कि अगर कोई बॉडी अपनी स्टेट को रेजिस्ट कर रहा है तो वो तब तक रेजिस्ट करेगा जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स या कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तब वो सिर्फ अपनी स्टेट को चेंज करेगा। ठीक है, अदरवाइज़ उसकी स्टेट कभी भी ऑल्टर नहीं होगी, वो हमेशा अपनी स्टेट को कंटिन्यू करेगा। इसकी एग्जांपल छोटी सी देते हैं कि एक चेयर है यहाँ पर मेरे पास रूम में, क्लासरूम में रखी है और ये चेयर इस वक्त रेस्ट पे है, रेस्ट में रहेगी जब तक मैं खुद इसे ना पुश करूं या पुल करूं, मैं इसे फोर्स ना लगाऊं, ये चेयर मूव यहाँ से नहीं करेगी, यानी ये मोशन में कन्वर्ट नहीं होगी इसकी स्टेट। ये हमेशा रेस्ट में रहेगी और रहने की कोशिश करेगी बिकॉज दिस चेयर हैज़ इनर्शिया। ठीक है, अब चलते हैं अपने सेकंड लॉ की तरफ। स्टूडेंट आज का जो मेन टॉपिक है वो मेरा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है और उसकी पूरी कंप्लीट डेरिवेशन है वो भी करेंगे और आज ही क्लास में इसके हम एक दो न्यूमेरिकल्स भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं स्टेटमेंट की तरफ चलता हूँ कि स्टेटमेंट क्या कहना चाह रही है। स्टेटमेंट कह रही है कि जब भी आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, वेरेवर यू अप्लाइड फोर्स इन एनी ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस। ठीक है, कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी और वो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टूडेंट एक फिगर बनाता हूँ और फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, मैंने बनाया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m। ठीक है, m इसका मास है। अगर मैं इस वक्त ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है स्टूडेंट्स वो 0 मीटर पर सेकंड है। अगर मैं चाहता हूँ ये मूव करे यानी ये अपनी स्टेट को चेंज करे तो मुझे एक एजेंट की ज़रूरत है, जिस एजेंट का नाम फोर्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि फोर्स इज़ द एजेंट विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी की स्टेट को अगर चेंज करने के लिए हम किसी एजेंट को यूज़ करते हैं, उस एजेंट का नाम फोर्स होता है। लिहाजा इसी तरह ये ब्लॉक जो है मास इसका m है और ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब मैं उस एजेंट को लेके आ रहा हूँ जो इसकी 0 वेलोसिटी से इसको कुछ वेलोसिटी अटेन करवाएगा और वो एजेंट है फोर्स। यानी इफ़ आई अप्लाइड एफ अमाउंट ऑफ फोर्स हेयर, अगर मैं इधर फोर्स अप्लाई करता हूँ तो फोर्स अप्लाई करने के नतीजे में ये बॉडी एक्सेलरेट करेगी। कैसे पता चला मुझे एक्सेलरेट करेगी? आइए देखो, सपोज करें फोर्स लगाने पर मेरी बॉडी मूव करके यहाँ से यहाँ पहुँच गई, यानी मेरी बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया s। ठीक है, विद इन अ टाइम लिमिट ऑफ t टाइम में मेरी बॉडी ने डिस्टेंस s कवर किया और अब उसकी फाइनल वेलोसिटी, स्टूडेंट गौर से देखिएगा, अब उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ हो गई होगी। अगर आप इस पर फोर्स लगाएंगे बॉडी पर और बॉडी मूव कर जाएगी, इसका मतलब है इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 थी, लेकिन जब टाइम गुजर रहा है तो उसकी वेलोसिटी फोर्स लगाने से बढ़ रही है। ठीक है स्टूडेंट, और एक्सेलरेशन कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को। अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन को डिफाइन करूँ तो एक्सेलरेशन होता है डेल्टा v अपॉन t। ठीक है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम कह सकते हैं या द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ स्टूडेंट्स कि डेल्टा v का मतलब है vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम, इसका मतलब ये है कि चेंज इन वेलोसिटी अगर आएगा, अगर वी आई कम है और वी एफ ज़्यादा हो गई, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज आया है, इसका मतलब कि डेल्टा वी एग्जिस्ट करता है, चेंज इन वेलोसिटी एग्जिस्ट करता है सम टाइम के अंदर। वेन एवर देर इज़ अ चेंज ऑफ वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी in some time, then it will produce some amount of acceleration and that acceleration is always in the direction of force. ठीक है, अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीजिंग है
तो आपकी एक्सेलरेशन की भी वही डायरेक्शन होगी जो आपकी अप्लाइड फोर्स की है। मैंने सिर्फ इस बात को समझाने के लिए इतना आपको बैकग्राउंड बताया कि जब भी हम किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं, हमने फोर्स अप्लाई की, तो फोर्स अप्लाई करने में उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और वो एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं फोर्स वहाँ लगाऊँ और एक्सेलरेशन इस तरफ प्रोड्यूस हो, ऐसा नहीं है। वो हमेशा डिक्रीजिंग वेलोसिटी के अंदर होता है। जैसे कि आप गाड़ी की ब्रेक लगा रहे हैं, वो उस सूरत में होता है, उसमें हमेशा रिटार्डिंग फोर्स होती है, फोर्स आपकी नेगेटिव में आती है। इस वक्त मैं सिर्फ जो लॉ में बताया जा रहा है, मैं वो बस आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई फोर्स एक्ट होती है ऑब्जेक्ट पे, इट प्रोड्यूस, इट कौन, वो ऑब्जेक्ट, इट प्रोड्यूसेस, फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन। जब भी किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई होगी, वो फोर्स क्या करेगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाएगी इन इट्स ओन डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन में, फोर्स अपनी ओन डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाएगी। पहली बात, पहला जो है पार्ट है लॉ का वो ख़त्म हो गया। एक दफ़ा और आखिरी दफ़ा फिर से रिपीट कर दें इसको। व्हेन एवर फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन। फोर्स जब भी किसी बॉडी पे अप्लाई होगी, फोर्स उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी अपनी ही डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। ये पहला पार्ट है। नाउ विच कौन, एक्सेलरेशन, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ये सेकेंड पार्ट है हमारे स्टेटमेंट का, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। विच के बारे में बात हो रही है, विच का मतलब है एक्सेलरेशन, यानी उसने कहा कि फोर्स लगाने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसी डायरेक्शन में, जो कि यानी एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी आपके मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के। इससे स्टूडेंट हमें मैथमेटिकली एक स्टेटमेंट मिलती है, मैथमेटिकली मुझे ये पता चला कि लॉ हमें ये बता रहा है कि किसी भी चीज़ की ऑब्जेक्ट में जो प्रोड्यूस हुई है एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के, ठीक है। और ऐसा कब होगा, जब हम अपने मास को फिक्स रखेंगे, यानी यहाँ पर फॉर अ कांस्टेंट मास की बात हो रही है। अगर मेरा मास कांस्टेंट होगा, फॉर कांस्टेंट मास, अगर मैं एक फिक्स मास की बात करूं, एक ही मास है, एक ही ऑब्जेक्ट है और मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूं, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, यानी उतनी जल्दी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा। इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको देंगे। ये ऑब्जेक्ट है, इसी पे ले लेते हैं, एक और एग्जांपल भी आपको दूंगा मैं। ये ऑब्जेक्ट है, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ। अगर मैं इस पर 2 न्यूटन की फोर्स लगाऊंगा तो एक्सेलरेशन 2 न्यूटन के हिसाब से होगा। 2 न्यूटन की जगह अगर मैं इस पर 100 न्यूटन की फोर्स लगा दूँ तो एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसकी दूसरी मिसाल ऐसी है, फुटबॉल मेरे पास पड़ी हुई है और फुटबॉल को मैंने किक करना है, ठीक है। अगर मैं फुटबॉल को किक करता हूँ, एक हल्की सी फोर्स है, नहीं, मैं उसको हल्का सा पुश करता हूँ अपने लेग से, अपने फुट से इसको पुश करता हूँ फुटबॉल को, फुटबॉल थोड़ी सी दूर जाएगी। लेकिन अगर मैं भागता हुआ और उस फुटबॉल को ज़ोर से हिट करूँ अपने फिट के थ्रू, तो वो बहुत दूर जाएगी। इसका मतलब ये है कि वो बहुत दूर कब जाएगी, वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कब करेगी, जब मैं उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ठीक है, जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा, 2 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, 100 न्यूटन है, जितना ज़्यादा फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। एक्सेलरेशन का मतलब आपके जहन में होना चाहिए, एक्सेलरेशन का मतलब है पर यूनिट टाइम द चेंज इन वेलोसिटी विल बी ग्रेटर। अगर मैं कम फोर्स लगा रहा हूँ तो 2 सेकंड में क्या पता चेंज कम आए वेलोसिटी में, लेकिन अगर मैं ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ तो क्या पता उसी 2 सेकंड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए वेलोसिटी के अंदर। इसका मतलब एक्सेलरेशन बहुत एकदम बढ़ जाए। यहाँ पे ये बताया गया है एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन, एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी फोर्स जितनी बढ़ाएंगे आप, एक्सेलरेशन उतनी आपकी बढ़ेगी। और मैं बात बता चुका हूँ आप यहाँ से, लेकिन उसमें मास आपको कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूँ और फोर्स को बढ़ा रहा हूँ तो फोर्स बढ़ाने पर एक्सेलरेशन बढ़ेगा, फोर्स बढ़ाने पर एक्सेलरेशन बढ़ेगा, इसमें मास कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप फोर्स बढ़ाएं तो मास भी एकदम बढ़ जाए, तो वो एक अलग इफेक्ट होगा उसका। जब भी मैं इस रिलेशन की बात करूँगा तो हम हमेशा क्या कहेंगे कि फॉर कांस्टेंट मास। इसको मैं इक्वेशन 1 कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, रिलेशन 1 कह रहा हूँ। सेकेंड ये कहता है, यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ, 2 पार्ट लॉ के कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा और आखिरी पार्ट रहता है, वो कहता है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन है जिसके बारे में बात हो रही है, और वो बात हो रही है एक्सेलरेशन के बारे में। शुरू से पढ़ें तो आपको वापस से समझ में आएगी बात।
एक्सेलरेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन विच यानी एक्सेलरेशन, आप यूँ भी पढ़ सकते हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। पहली बात, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, एंड अगेन एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसको इक्वेशन 2 दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है जब आप मास से इसका रिलेशन निकालेंगे तो आपने फोर्स को कांस्टेंट रखना होगा, ठीक है। फॉर कांस्टेंट फोर्स, जब फोर्स का रिलेशन बता रहा था तो मास कांस्टेंट था, जब मास का रिलेशन बताऊंगा एक्सेलरेशन के साथ तो फोर्स को कांस्टेंट रखूंगा। इसका मतलब ये है, मैं एग्जांपल देके समझाऊँ आपको, स्टूडेंट जितना ज़्यादा मास बढ़ेगा उतनी एक्सेलरेशन कम होगी, यानी उतना वेलोसिटी का चेंज कम आएगा। अब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 kg है और एक का मास 10 kg है, ठीक है स्टूडेंट, बहुत गौर से बात सुनिएगा मेरी। एक का मास 5 kg है, एक का मास 10 kg है। अगर मैं दोनों पे सेम फोर्स लगाऊं, कांस्टेंट फोर्स, सेम फोर्स लगानी है आपने, अगर मैं दोनों ब्लॉक्स पर सेम फोर्स लगाऊं तो कौन ज़्यादा जल्दी आगे चला जाएगा? तो आप कहेंगे सर जो हल्का होगा ना, जिसका मास 5 kg था वो ज़्यादा आगे चला जाएगा, लेकिन जिसका मास 10 kg उसमें आप उतनी ही फोर्स लगा रहे हैं तो वो थोड़ा सा आगे जा पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि जिसका मास कम होगा वो ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा। इट मीन्स मास एंड एक्सेलरेशन आर इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको फिगर भी बना देता हूँ ताकि आप समझ जाएं इस बात को। यहाँ पर हम आपके सामने फिगर बनाते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मेरे पास मास है और इसका मास है 5 kg, और इसी तरह मेरे पास एक बड़ा मास है जिसकी वैल्यू है 10 kg। अगर मैं आपसे कहूँ कि दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हम दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस पे भी जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो 2 न्यूटन है, इस पे भी जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो 2 न्यूटन है। अब अगर आपसे पूछा जाए बताएं कौन ज़्यादा जल्दी आगे जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर जो 5 kg का है वो क्या पता 2 न्यूटन अप्लाई करने पर जो 5 kg वो हल्का सा है वो इतना ज़्यादा आगे पहुंच जाए, लेकिन जो 10 kg है वो भारी है, आप उस पर भी उतनी ही फोर्स लगा रहे हैं, सेम फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि कांस्टेंट रखना है फोर्स को। जब मास का रिलेशन नोट करेंगे तो कांस्टेंट फोर्स पे, उसी फोर्स पे जब इसको धक्का लगाएंगे तो क्या पता ये सिर्फ यहाँ तक पहुँच पाए। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका मास कम है वो ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहा है, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, लेकिन जिसका मास ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी कम है, यानी उसकी एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, और जिसका मास कम है उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने सीखा, इस रिलेशन को हमने देखा और उसकी एग्जांपल भी ली, हमने आपको समझाया एग्जांपल के थ्रू कि किस तरह एक्सेलरेशन और मास आपस में एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। एज यू इंक्रीज द मास द एक्सेलरेशन विल डिक्रीज। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर एक बॉडी का मास मैं डबल कर दूँ, बताओ एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर आप मास को डबल कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगी, ठीक है। और अगर मास को हाफ कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं मास को, तो एक्सेलरेशन डबल हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन हैं। इसी के बरक्स अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूँ कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इसका मतलब है जितनी ज़्यादा आप फोर्स बढ़ाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बढ़ाएंगे, उतना आपका एक्सेलरेशन में बूम आएगा और एक्सेलरेशन आपकी बढ़ जाएगी। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं फोर्स को डबल कर दूं, एक्सेलरेशन क्या होगी, आप बोलेंगे डबल हो जाएगी। फोर्स को ट्रिपल कर दूं, एक्सेलरेशन भी ट्रिपल हो जाएगी, ठीक है। फोर्स को मैं 8 टाइम्स इंक्रीज कर दूं तो एक्सेलरेशन भी 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है फोर्स का एक्सेलरेशन के साथ। लेकिन अगर मैं मास की बात करता हूं तो मास का इन्वर्स रिलेशन है एक्सेलरेशन के साथ। जितना आप मास को बढ़ाएंगे उतना एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, जितना आप मास को कम करेंगे उतना एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को स्टूडेंट अब मैं कंबाइन करूँगा और अपनी फाइनल जो है वो इक्वेशन बनाऊँगा सेकेंड लॉ की। देखते रहिएगा आप लोग। यहाँ पर मैं इक्वेशन को कंबाइन करूँगा, कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशन। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 कंबाइन करूँगा तो मेरे पास बच्चों बच जाएगा A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू F अपॉन M। मैंने F अपॉन M को कंबाइन कर दिया, बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शन का निशान है। जब प्रोपोर्शन का साइन हटता है एक स्टूडेंट डेरिवेशन के अंदर
तो कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है, लिहाजा मैं यहाँ जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ वो है k, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने k लिखा है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमेशा हम 1 अज्यूम करते हैं और 1 रखते हैं, वेयर k इज़ इक्वल टू 1 विच इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कह लें आप, प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है। अब अगर मैं k को 1 यहाँ पुट करूँगा स्टूडेंट, तो मेरे पास यहाँ बनेगा a इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय f अपॉन m। m यहाँ डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट, लिहाजा वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं f इज़ इक्वल टू ma। दिस इज़ द एक्सप्रेशन विच इज़ ड्राइव फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। जब भी कोई आपसे कहे कि बताएं सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन का क्या फॉर्मूला आया था, क्या प्रोड्यूस किया था हमने फॉर्मूले के अंदर, तो आप कहेंगे f इज़ इक्वल टू ma। और जिसको ड्राइव करने के लिए हमें तमाम तर जो है स्टेटमेंट को पता होना चाहिए, हमें इसके बारे में, हमें इसके दो जो रिलेशंस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, उसको कंबाइन करके आप f इज़ इक्वल टू ma को जो है इंट्रोड्यूस करवाएंगे। दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और अब मैं इसके यूनिट्स को भी डिस्कस करूँगा आपके साथ, ठीक है, कि यूनिट्स क्या होंगे फोर्स के। ऑफ कोर्स आप लोगों को पता होंगे, लेकिन हम यहाँ पर अगेन इसको डिस्कस करेंगे फॉर यूनिट्स। अगर यहाँ पे आपसे यूनिट्स की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो गौर से देखिएगा, F फोर्स है और फोर्स का फॉर्मूला है ma। लिहाजा स्टूडेंट अगर मैं फोर्स के यूनिट की आपसे बात करूँ तो आप कहेंगे सर फोर्स का यूनिट ऐसे आएगा, m इज़ फॉर मास, और मास का यूनिट होता है kg, ठीक है। देन एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि सर फोर्स का यूनिट जो होता है ना वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप s-2 भी लिख सकते हैं। दिस इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन कहते हैं। लिहाजा इस पूरे की जगह आप सिर्फ न्यूटन n पुट कर सकते हो, n का मतलब है न्यूटन, एंड न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स स्टूडेंट। इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब भी आप कहीं फोर्स की वैल्यू लिखी हुई देखेंगे तो आप यही कहेंगे कि इसके आगे हम न्यूटन लिखेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ, एग्जांपल दूँ आपको कि फोर्स बराबर है 5 न्यूटन के, तो आप समझ जाएंगे इस न्यूटन का मतलब ये कहना चाह रहा है कि 5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका कंप्लीट मतलब यही होता है न्यूटन का, और न्यूटन बराबर होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका SI यूनिट है। मैं यहाँ मेंशन भी कर रहा हूँ कि न्यूटन जो है वो फोर्स का SI यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जिसको हम अपनी बुक में फॉलो कर रहे हैं। और तमाम तर न्यूमेरिकल्स के अंदर हम जो फोर्स का यूनिट है वो न्यूटन रखेंगे, क्योंकि न्यूटन एक ऐसा यूनिट है फोर्स का, लिहाजा हम इसको अपने न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे। अब स्टूडेंट आइए, अब हम इसी टॉपिक के यानी सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन के एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं आपके साथ, ठीक है, ताकि ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एग्जांपल 5.1 आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे इसका डेटा, ठीक है। आइए रीड करें, क्वेश्चन आपके सामने है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg। अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 20 kg है, लिहाजा मुझे मास गिवन है स्टूडेंट्स, ठीक है, इज़ मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिहाजा मुझे एक्सेलरेशन भी दे दी है। तो मैं दोनों चीज़ों को अपने डेटा में कॉपी करूँगा कि मुझे मास दिया गया है और बॉडी का जो मास है वो बराबर है 20 kg के। kg इज़ ऑलरेडी द ऐसा यूनिट ऑफ मास। एंड अगेन मुझे दिया है आगे एक्सेलरेशन, जिसको मैं a से रिप्रेजेंट करूँगा, और एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इट मीन्स मुझे फोर्स कैलकुलेट करनी है। फोर्स को F से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज़ अननोन, ठीक है स्टूडेंट। आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की जानिब। और सॉल्यूशन बहुत आसान है। हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के तहत ये पता है कि फोर्स बराबर होता है ma, F इज इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। और हमें दोनों वैल्यूज़ पता है इत्तेफाक से कि m हमारे पास 20 kg है, जबकि एक्सेलरेशन हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, बिकॉज दे ऑल आर इन ऑलरेडी इन SI यूनिट्स,
तो मेरे पास यहाँ पर आएगा F इज़ इक्वल टू 60 न्यूटन। तो आप देख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ द 60 न्यूटन, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस न्यूमेरिकल का। देख सकते हैं स्टूडेंट कितना आसान न्यूमेरिकल है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जाने, विच इज़ एग्जाम्पल नंबर 5.2। यहाँ स्टूडेंट मैंने एग्जाम्पल नंबर 5.2 आपके सामने बोर्ड पे मेंशन कर दी है, ठीक है। और ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है एज़ कम्पेयर टू 5.1। इसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे, होपफुली आपको समझ में अच्छा आएगा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, इट मीन्स वी आर प्रोवाइडेड विद द मास। मैं यहाँ पे डेटा में लिखूँगा, मुझे मास पता है। मास जो है उसे m से रिप्रेजेंट करते हैं और मुझे गिवन है 5 kg, ठीक है। कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स, यानी मुझे इस दफ़ा डिस्टेंस दिया है 100 मीटर्स, तो आप कहेंगे डिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू s, और हमें दिया है ये 100 मीटर्स, ठीक है। कवर किया है एक मास है जिसका एक बॉडी जिसका मास 5 kg है, उसने कवर कर लिया है डिस्टेंस 100 मीटर्स फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट, यानी रेस्ट से वो स्टार्ट हुआ था इन 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड के अंदर 5 किलोग्राम की बॉडी ने 100 मीटर कवर किया है व्हेन इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब है, रेस्ट का मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो आपको 0 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, उसको VI से रिप्रेजेंट करते हैं, और VI आपको दिया है 0 मीटर पर सेकेंड बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एंड टाइम इंटरवल जो आपको दिया है स्टूडेंट, टाइम T इज़ इक्वल टू 5 सेकेंड्स, ठीक है। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द फोर्स। हमें क्या मालूम करना है, हमें फोर्स निकालनी है जो कि एक्ट हो रही है ऑन द बॉडी ऑफ मास 5 kg, ये हमें निकालना है। तो स्टूडेंट अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका सॉल्यूशन करना है, और सॉल्यूशन में आपको पता है कि हमें फोर्स निकालनी है, फोर्स का फॉर्मूला अभी तक हमने जो पढ़ा है वो एक ही है, और वो है F इज़ इक्वल टू ma। इसको कह देंगे 1। क्यों कहेंगे, क्योंकि मास तो मुझे पता है 5 kg, लेकिन मुझे एक्सेलरेशन तो नहीं पता। और ये सवाल डिफरेंट इसलिए है कि हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग S, VI and T। ये 3 चीज़ें मुझे इस सवाल में इसलिए गिवन है कि मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करते हुए मैं अपने पास एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम करूँ। अगर एक्सेलरेशन मालूम हो गई तो फोर्स खुद ब खुद मालूम हो जाएगी, लिहाजा मैं अपने डेटा में खुद ब खुद देख लूँगा कि मुझे एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करनी है। तो आइए इसको 1 कहकर पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 कौन सी है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। आप ये भी लिखते हैं यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ताकि क्लियर हो जाए बात। यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर मैं मोशन की सेकेंड इक्वेशन को यूज़ कर रहा हूँ तो एक सेकेंड इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट, S इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें आप देख सकते हैं कि मुझे S डिस्टेंस पता है 100 मीटर्स, VI पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम पता है 5 सेकेंड। तो इस तरह मेरा एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगा। आइए निकालते हैं इसको। S बराबर था 100 मीटर्स के, VI 0 है, टाइम 5 सेकेंड है। व्हेन 5 मल्टीप्लाई विद 0 इट विल बिकम 0। अगेन यहाँ पर हाफ रखूँगा मैं, A नहीं पता, A ऐसे ही रहेगा, जबकि 5 का स्क्वायर बिकॉज T इज़ 5 सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर वहाँ पर 25 हो जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा 100 इज़ इक्वल टू 5 0 टाइम्स 0, ये कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 1/2 A मल्टीप्लाई बाई 25, ठीक है स्टूडेंट। 5 का स्क्वायर 25 था, लिहाजा मैंने 25 लिख दिया। अब 2 यहाँ डिवाइड है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा 200 इज़ इक्वल टू 25A, ठीक है स्टूडेंट। 25A आ गया। अब 25 का मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और मेरे पास A का जो आंसर आएगा स्टूडेंट, यानी एक्सेलरेशन का जो आंसर आएगा वो आएगा 200 डिवाइडेड बाई 25, विच विल गिव यू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या निकाला है, एक्सेलरेशन निकाली है। हालांकि हमें सवाल में एक्सेलरेशन नहीं निकालने को कहा था, हमें सवाल में सिर्फ फोर्स निकालने को कहा था, लेकिन हमारी मजबूरी थी क्योंकि हमने S, VI और T इन तीनों को यूज़ करते हुए हमें एक्सेलरेशन लाजमी निकालना था। अगर हम एक्सेलरेशन नहीं निकालते तो हम यहाँ से फोर्स नहीं निकाल सकते थे। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन नंबर 1 टू गेट फोर्स। फोर्स बराबर है मास इंटू एक्सेलरेशन के।
मास मुझे गिवन है 5 kg, ठीक है, और एक्सप्रेशन मैं निकाल चुका हूँ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट विल गिव यू 5 times 8 is 40 newtons is the answer of the problem 1.5.2। इससे स्टूडेंट आज की क्लास में हमने सेकंड लॉ को कंप्लीट थ्योरेटिकली भी ब्रीफ कर दिया आपके सामने और इसके हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व की है। होपफुली आपको टॉपिक मज़ेदार लगा होगा और समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में थर्ड लॉ के साथ मिलेंगे। इजाज़त दें स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।